हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रणाम ऑक्सी। प्रणाम ऑक्सी में आप सबका स्वागत है। मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो गए थे और मैंने दिसंबर 10 को अपना सर्जरी करवाया। अभी मैं ठीक हूँ, थोड़ी बहुत अच्छी फील कर रही हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा एक डिजीज़ के बारे में बात करती हूँ जिसका नाम है एंड्रोमेट्रियोसिस। शायद आप बहुतों को इसके बारे में पता हो, शायद आप वो डिजीज़ से फाइट कर रहे हो या फिर आपको पता ही नहीं है कि आपको वो डिजीज़ हो गया है। और इसके लिए मैं उसके खिलाफ एक अवेयरनेस लाना चाहती हूँ लोगों के बीच, कि लोगों को पता चले कि ये डिजीज़ है क्या। मैं थोड़ा सा आपको एंड्रोमेट्रियोसिस, एंड्रोमेट्रियम एंड एंड्रोमेट्रियोमा के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। एंड्रोमेट्रियम यूट्रस के इनर लाइनिंग को बोलते हैं जो हर महीने थिकन होता है एंड वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी होता है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो हर महीना तो वो ब्लड शेड होके हमको मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, हमको पीरियड्स हो जाता है। और जो एंड्रोमेट्रियोमा होता है वो एंड्रोमेट्रियल टिश्यूज से होते हैं एंड एंड्रोमेट्रियोमा इज वेरी कॉमन इन एंड्रोमेट्रियोसिस। जो वो एंड्रोमेट्रियल टिश्यूज जब यूट्रस के बाहर आउटग्रो हो जाते हैं उसे हम लोग एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। और मेरा स्टोरी ऐसे स्टार्ट होता है कि जब से मुझे पीरियड स्टार्ट होने लगे, मतलब जब से मैं प्यूबर्टी में आई क्लास 8 से, तब से मुझे बहुत ज़्यादा पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन रहता था मुझे। लेकिन हम लोग क्या होता था, मोस्ट ऑफ द टाइम उस पेन को हम लोग इग्नोर करते थे क्योंकि मम्मी ऐसे बोलते थे, हम लोग के रिलेटिव्स, दादी जी को भी ऐसे बोलते थे कि पीरियड्स में पेन इज़ वेरी कॉमन एंड आपको पीरियड्स में पेन होता ही है। तो हम लोग को ऐसा बोला जाता था कि शादी के बाद तेरा ठीक हो जाएगा या फिर बच्चे होने के बाद तेरा ठीक हो जाएगा। फिर भी मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारे ऐसे गायनिकोलॉजिस्ट के पास लेके गई, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि हमको कोई भी कंट्रासेप्टिव पिल्स देके 2 महीना 1 महीना पीरियड स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद ये तो पेन किलर आपको लिख देते हैं कि हाँ ये तो ठीक हो जाएगा। तब हम लोग को किसी को नहीं पता था कि पीरियड्स में पेन होना इज नॉट नॉर्मल। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि पेन ड्यूरिंग पीरियड्स इट्स नॉट नॉर्मल, वो नॉर्मल हो ही नहीं सकता है। आपका पीरियड्स एकदम आपको पता ही नहीं चलना चाहिए, आपको वैसा होना चाहिए। अगर आपको थोड़े से भी इश्यूज होते हैं पीरियड्स में तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पीरियड्स में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। तो उस दौरान कभी भी हम लोग का कुछ पता ही नहीं चला और ऊपर से ना हम लोग के पास आज के ज़माने में जैसे होते थे इंटरनेट होता है, वहाँ पे इंटरनेट का भी फैसिलिटी नहीं था और ना हम लोग ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन्स थे जहाँ पे हम लोग देख पाए कि हाँ कंप्यूटर वगैरह थे, लेकिन फिर भी हम लोग उसको बहुत ही लिमिटेड यूज़ करते थे। इतना हम लोग इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए वो सब के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते थे। फिर बैक इन 2012 में मेरा एक सर्जरी हुआ था जहाँ पे लेपेरोटॉमी सर्जरी हुआ था, तो वहाँ उस वजह से मुझे थोड़े से स्कार्स टिश्यूज़ आए थे। एब्डोमिनल रीजन्स में मुझे स्कार टिश्यूज़ थे। तो मेरे नेवल के आसपास वो एम्बेलिकस जो होता है नेवल के आसपास थोड़े से डिस्कलरेशन जैसा स्टार्ट हुआ बैक इन 2019। तो मुझे लगा वो स्कार ही होगा क्योंकि स्कार्स बहुत कलर चेंज करते हैं, कभी कभी ब्राउन हो जाते हैं, कभी वाइट होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर। अगर आप एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करते हो या फिर कोई भी प्रेशर आप नहा के आते हो तो स्कार टिश्यूज़ के कलर चेंजेस होते हैं। तो मैंने काइंड ऑफ उसको नेग्लेक्ट किया था कि शायद स्कार ही होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग होने लगा और फिर मैं थोड़ा सा डर गई कि क्या हो गया। फिर मैं अपोलो हॉस्पिटल गई। मैं अभी बैंगलोर में रहती हूँ, पहले मैं आपको बता रही थी मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ पे मैंने गायनिकोलॉजिस्ट को पहले मैंने दिखाया था बचपन में जब मुझे पेन रहता था पीरियड्स के टाइम पे। तो अभी मैं बैंगलोर में हूँ तो मैंने अपोलो हॉस्पिटल में गई और वहाँ पे एक डॉक्टर ने मुझे बताया, मुझे तब नहीं पता था कि दिस इज़ रिलेटेड टू माई मेंस्ट्रुएशन। तो मैं ऐसे नॉर्मल एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन, उन लोगों ने सोनोग्राफी करवाया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि यू नीड अ सर्जरी फॉर द सेम। फिर एंटीबायोटिक दिया था, 2-3 दिन मुझे ठीक लगा एंटीबायोटिक लेके। फिर मुझे भी लगा था यस मे बी सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन।
फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इतना जल्दी ये सर्जरी नहीं करवाना है, आई शुड गो फॉर अ सेकेंड ओपिनियन। तो मैं यहाँ पे विक्रम हॉस्पिटल गई, उन लोगों ने बायोप्सी करवाया, FNAC करवाया, CT स्कैन करवाया। तब उनको पता चला कि वहाँ पे एंड्रोमेट्रियल टिश्यूज ग्रो हुए हैं। तब जाके हम लोग को पता चला कि दिस इज रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड टू माई यूट्रियस एंड आई शुड गो एंड कंसल्ट द गायनेकोलॉजिस्ट। मुझे पहले दवाई दिया था, गायनोजेस्ट के दवाई होता है जो आप 6 मंथ तक आप ले सकते हो, जो आपके पीरियड्स को स्टॉप कर देता है। क्योंकि जो एंड्रोमेट्रियम होता है वो मैंने जैसे आपको बताया, वो क्योंकि रूट्स वहाँ पे है एंड्रोमेट्रियल टिश्यूज के, तो वहाँ पे अगर ब्लड फ्लो होता है हर टिश्यू में जो आउटग्रो हुआ है वहाँ पे भी ब्लड फ्लो होता है। मेरा टिश्यूज आ गए थे टू माई एब्डोमिनल वॉल। बहुतों का मैंने ऐसा भी देखा है कि उनके लीवर तक, उनके पैरों तक भी वो टिश्यूज ग्रो होता है, बैक साइड में भी जाता है, हिप्स तक उनके टिश्यूज जाते हैं। तो मेरा टिश्यूज आ गया था मेरे एब्डोमिनल वॉल में। तो उनको वो 6 मंथ के लिए बंद करना था, वो पीरियड्स की, ताकि ब्लड फ्लो रुक जाए वहाँ पे। और मुझे वो थोड़ा सा जो ब्लीडिंग हो रहा था वो उससे मुझे थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप हो जाए ब्लीडिंग। हाँ, मैं और एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, जहाँ पे मेरा स्वेलिंग हो गया था, धीरे धीरे वहाँ से नेवल में धीरे धीरे वहाँ से ब्लीडिंग होने लगा। ब्लीडिंग इन द सेंस, जब मैं पीरियड्स में रहती थी मंथली 1-2 दिन छोड़ के मुझे ब्लीडिंग होने लग गया था। तब मैं बहुत डर गई कि ऐसे क्या हो रहा है उसमें। तब मैंने वो दवाई जो दिया था गायनेकोलॉजिस्ट ने, मैंने वो दवाई नहीं लिया फिलहाल। मैंने सोचा थोड़ा सा मैं हॉलिस्टिक, और मैंने बहुत ज़्यादा गूगल के अंदर मैंने बहुत देखा, बहुत सारे ऐसे जो स्टडीज़ होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, उसको मैंने पढ़े। तो मुझे पता चला दिस इज़ क्रॉनिक, मतलब ये बार बार आ जाता है आपको। तो मुझे लगा ठीक है, अभी मैं ये हार्मोन थेरेपी में नहीं जा रही हूँ, आई विल गो फॉर अ हॉलिस्टिक अप्रोच। तो मैं एक होम्योपैथी ट्रीटमेंट करने लगी। जब मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट कर रही थी तब मेरा जो स्कार टिश्यूज में स्ट्रेचिंग था, थोड़ा सा पेन था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। बट होम्योपैथी टेक्स टाइम, आपको पता है होम्योपैथी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है अपना काम करने के लिए। बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ था, मुझे फ़ायदा हो रहा था, पेन कम हो रहा था, मेरा स्ट्रेचिंग कम हो रहा था, और जो ब्लीडिंग था नेवल के पास से वो कम होता जा रहा था। मतलब पहले अगर मंथली ट्वाइस वैसे होता था, अब जस्ट 1 या 2 दिन होता था पीरियड्स के बाद। लेकिन मुझे पूरा मतलब क्या था, मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था ये हमेशा वहाँ से ब्लीडिंग होना। मतलब मुझे डर भी लगा था अंदर से, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया गूगल में, और मुझे एक मैं देख रही थी कि मुझे कोई अच्छा ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट मिल जाए जो स्पेशलाइज होते हैं वुमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। तो मुझे एस्टार हॉस्पिटल बेंगलोर में है, एस्टार हॉस्पिटल में डॉक्टर ईश्वर मुझे वहाँ पे मिले गूगल में, और उनके रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो मैं उनके पास गई, और वो सही में बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर है। आई शुड मेंशन हियर कि बहुत ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगा अपने आप के, कि मैं ये वाला पेन में मतलब ऐसा मुझे पेन हो रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे से सब बात सुनी, उन्होंने मेरा प्रॉब्लम समझा। फिर उन्होंने मुझे पेल्विक सोनोग्राफी के लिए बोला। पेल्विक सोनोग्राफी में ये भी पता चला कि मुझे चॉकलेट सिस्ट है ओवरी में, राइट ओवरी में मुझे चॉकलेट सिस्ट था। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो एम्बेलिकस के आसपास जो टिश्यूज़ है उसको एक्सरसाइज करना होगा, और मेरा जो सिस्ट होता है उसे एंड्रोमेट्रियोमा सिस्ट भी बोलते हैं, जो चॉकलेट सिस्ट होता है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको वो एंड्रोमेट्रियोमा सिस्ट या फिर एंड्रोमेट्रियोमा होगा ही। दैट इज़ अ वेरी कॉमन एंड फॉर एंड्रोमेट्रियोसिस, एंड वो ज़्यादातर 3rd या 4th स्टेज ऑफ एंड्रोमेट्रियोसिस में आपको मिलते हैं। तो मेरा वो चॉकलेट सिस्ट भी था, और एम्बेलिकस के आसपास वो स्कार टिश्यूज़ में भी पूरा टिश्यूज़ ग्रो हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि सबको एक्सरसाइज करना होगा। तो 10th of December 2020 को मेरा सर्जरी हुआ, एंड इट वाज 3 to 4 आवर्स का सर्जरी था मेरा। जब डॉक्टर ने पहले बोला था कि ये सिर्फ 45 मिनट्स का ही सर्जरी होगा, बट इट टुक अप टू 3 to 4 आवर्स।
तो सब घर वाले मतलब परेशान हो गए थे कि क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। लेकिन बाद में जब उन लोगों ने बताया कि मेरा जो यूट्रस था, मेरे जो ओवरीज थे, वो सब एडहेशंस हो गए थे, वो स्टिक हो गए थे एक दूसरे से, पेल्विक वॉल से स्टिक हो गए थे। उन लोगों ने सबको रिलीज़ करवाया। मेरे लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टोमी बोलते हैं जिसको रिमूव करते हैं। तो सारे प्रोसीजर उन लोगों ने किए, रिलीज़ किए। ओवरीज को पेल्विक वॉल से स्टिक था वो सब रिलीज़ किए। तो 3 to 4 आवर्स का पूरा सर्जरी का प्रोसेस था। देन अभी सही में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ ना। मेरे अब कुछ भी मैं वैसे खिंचाव महसूस नहीं कर रही हूँ उस वजह से। लेकिन हाँ, दिस इज़ क्रॉनिक, मैं हमेशा ऐसे बोल रही हूँ। लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा आपके डाइट के ऊपर, उसके ऊपर हमेशा मुझे ध्यान रखना होगा। मैं एक हेल्दी डाइट मैं फॉलो करती हूँ पहले से भी। मैं हमेशा रोज़ एक्सरसाइजेस करती हूँ, अपने डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। अभी मैं आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भी कर रही हूँ ताकि वो फिर से रिटर्न ना आए। तो बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने पड़ते हैं। और एक बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि एंडोमेट्रियोसिस सिर्फ आपके एम्बेलिकस में ही दिखाई देता है। आपका अगर मेरा स्कार टिश्यू था, इसके लिए मेरा एंडोमेट्रियोसिस टिश्यूज वहाँ पे ग्रो हुआ है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस कहीं पे भी ग्रो हो सकता है। फिर मेरा जो स्कार टिश्यूज रिमूव हुए थे, मतलब आपको पता हो ना हो मुझे नहीं पता, आपका जो नेवल है, आपका जो नाभि होता है, वो सिर्फ एक स्कार है, एक स्कार है। मेरे स्कार में वो सिर्फ वहाँ पे दिखाई दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब में वही नेवल में ही एंडोमेट्रियोसिस दिखे। एंडोमेट्रियोसिस अगर आपका स्कार है तो वो कभी कभी आके वो स्कार को पकड़ लेते हैं टिश्यूज। अगर आपका स्कार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस नहीं हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस कहीं भी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको आपके पीरियड्स के दौरान आपको पेन रहता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग टेंडेंसीज रहते हैं, पीरियड्स के आसपास ओव्यूलेशन के टाइम में अगर आपको बहुत पेन रहता है, अगर आपका इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं, अगर आपको सेक्स में पेन होता है, तो वो भी सिम्टम्स एंडोमेट्रियोसिस के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक बात है कि सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे मेरे पीरियड्स बहुत ही रेगुलर थे पहले से, 28 डे साइकिल में मेरा पीरियड्स हमेशा होता था। हाँ, मुझे पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन रहता था हमेशा, और फर्स्ट डे ब्लीडिंग बहुत जस्ट स्पॉटिंग होता था, फिर बहुत ज़्यादा पेन होता था। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड डे से मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट होता था। मुझे फिजिकल होने में कोई भी पेन नहीं था, इनफर्टिलिटी नहीं थी। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको आपके सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पीरियड्स के दौरान आपको कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ जाके अपने गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। कुछ भी नेगलेक्ट मत कीजिए। मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि पेन ड्यूरिंग पीरियड्स इज़ नॉट नॉर्मल, वो नॉर्मल है ही नहीं। आजकल और बहुत सारे ऐसे फीमेल हेल्थ इश्यूज आ गए हैं जिसको हम लोग PCOS, फिर PMS, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इग्नोर नहीं करना चाहिए। बीइंग अ वुमेन हम लोग को अपना एडवोकेट खुद ही बनना चाहिए। अपने बॉडी को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। डॉक्टर अगर नहीं भी मानते हैं, बार बार उनको बोलो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये प्रॉब्लम से इतना दिनों से मैं मतलब स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे सोनोग्राफी करवानी है। आप जाके उनसे बात कीजिए। मैंने ऐसा देखा है कि ज़्यादातर बड़े सिटीज़ में तो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा आपको मतलब जैसे आज मैं बेंगलोर की बात बोल रही हूँ, वो बहुत अच्छे से सुनते हैं बहुत। लेकिन ज़्यादातर जैसे स्मॉल सिटीज़ होते हैं वहाँ पे डॉक्टर ज़्यादातर इस डिजीज़ को इग्नोर करते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वो लोग इग्नोर करते हैं। आप लोग प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। बचपन से मैं यही सुन के आई हूँ कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा, बच्चे होने के बाद ठीक हो जाएंगे। नहीं, वो सब आप कभी मत सुनिए। पीरियड्स में पेन होना या फिर कोई भी इरेगुलर पीरियड्स होना, कोई भी इश्यूज होना, वो नॉर्मल है ही नहीं। हैवी ब्लीडिंग, कम ब्लीडिंग, वो सब कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता है। और एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, हम लोग जब एक वैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि जब एंडोमेट्रियोसिस होता है पीरियड्स वगैरह सब हार्मोनल
से रिलेटेड होते हैं, तो हम लोग का बहुत सारे मेंटल इश्यूज भी उसके साथ आता है, जैसे आपका मूड स्विंग हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, वो सब भी आता है। तो आपको उसको भी थोड़ा सा ताकि आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके फैमिली मेम्बर उस टाइम पे आपका बहुत ज़्यादा साथ दे, आपको समझे कि हाँ हम लोग जानबूझ के ये नहीं कर रहे हैं, हम लोग के अंदर ऐसे इश्यूज तो हैं जिसके वजह से हमारे मेंटल और फिजिकल वेल बीइंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको भी समझना चाहिए और आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके हस्बैंड को, या फिर आप जिसके साथ भी रहते हो उनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए, मैं हमेशा बोलती हूँ हेल्थ का ध्यान दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो सही में इंफॉर्मेटिव है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्द वेट लॉस के ऊपर एक वीडियो ला रही हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए और मेरा वीडियोस देखते रहिए। बाय।